हाय फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में जो टेस्ट सीरीज होता है उसमें से एक सेट आज हम देखने वाले हैं। टेस्ट सीरीज नंबर 1 में है सोशल साइंस। सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 में कहता है कि संविधान में नागरिकता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया, परंतु नागरिकता किन व्यक्तियों को प्राप्त होगा इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तो ये स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट कैसे सही है तो हम इसके लिए नागरिकता को देखेंगे। नागरिकता संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। आर्टिकल 5 कहता है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए संविधान लागू होने के समय क्या शर्तें थी, वो उसका वर्णन आर्टिकल 5 में है। आर्टिकल 6 के अंतर्गत ये वर्णन किया गया है कि पाकिस्तान से आने वाले लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। आर्टिकल 7 में ये वर्णन किया गया है कि अगर कोई भारतीय नागरिक भारत से पाकिस्तान गया, फिर पाकिस्तान से वापस भारत आया, तो उसे जो नागरिकता दी जाएगी, आर्टिकल 7 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 8 कहता है कि वैसे नागरिक जो भारत के नहीं हैं, भारतीय मूल के हैं, उनसे नागरिकता संबंधित जो शर्तें हैं वो उसका वर्णन अनुच्छेद 8 में किया गया है। अनुच्छेद 9 में यह वर्णन किया गया है कि अगर कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। इससे स्पष्ट होता है कि नागरिकता शब्द, परंतु नागरिकता किन व्यक्तियों को प्राप्त होगा इसका उल्लेख संविधान में था। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, परंतु नागरिकता वाले प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए। ये स्टेटमेंट भी सही है। अब देखेंगे हम कैसे सही है ये स्टेटमेंट। तो कहते हैं कि संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और इसी समय 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए, जिसमें से कुछ आर्टिकल हैं 5, 6, 7, 8, 9, 60, 366, 367। तो इसमें जो 5, 6, 7, 8, 9 आर्टिकल हैं ये नागरिकता से संबंधित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, परंतु नागरिकता वाले प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे और बाकी अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया। इससे हम स्पष्टता कह सकते हैं कि हमारा संविधान आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ और पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हम देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में कई ऐसी विवादित निर्णय लिए गए जिससे भारतीय समुदाय में राष्ट्रीयता की भावना उबाल मारने लगा। निम्न में से कौन एक निर्णय का संबंध लॉर्ड लिटन के कार्यकाल से नहीं है? तो लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से 1880 तक रहा। इसमें ऑप्शन नंबर 1 में है कि दिल्ली दरबार का आयोजन। तो दिल्ली दरबार का आयोजन 3 बार किया गया था। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1887 को किया गया और द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 में किया गया और तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किया गया। बी में है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित हुआ। वर्नाकुलर, ये तो 3 में है। बी में है इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल 1882-83 में पारित किया गया और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया और आईसीएस परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया, जो 1878 में किया गया। और लॉर्ड लिटन का कार्यकाल है 1876 से 80। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा इल्बर्ट बिल, क्योंकि इल्बर्ट बिल 82-83 में पारित किया गया, 1882-83 में। और लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से 1880 तक ही था।
इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इल्बर्ट बील। ऐसी प्राकृतिक इकाई जो वर्षा के जल का संग्रहण एवं सत्रावन का कार्य करती है उसे क्या कहते हैं? और कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? जल संभर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किस स्थिति में भारतीय निर्वाचन आयोग पंजीकृत राजनीतिक पार्टी का पंजीकरण रद्द कर सकता है? ऑप्शन नंबर 1 कहता है यदि इसका पंजीकरण धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया हो। ऑप्शन नंबर बी कहता है यदि केंद्र सरकार द्वारा इसे अवैध घोषित किया गया हो। ऑप्शन नंबर सी में कहता है कि यदि यह चुनाव आयोग को सूचित करती है कि वह अब भारतीय संविधान का पालन नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि उपयुक्त सभी। तो भारत का निर्वाचन आयोग का वर्णन अनुच्छेद 324 में किया गया है और इसका सही आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने मुगल बादशाह को यह साफ साफ समझा दिया कि आपकी बादशाहत नाम मात्र की है और मुगल दरबार में स्थित ब्रिटिश रेजिडेंट बादशाह की नज़र पड़ते ही खड़ा नहीं होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एमहर्स्ट मुगल बादशाह। हम लोग देखेंगे प्रथम मुगल बादशाह बाबर था, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा जहांगीर और पांचवा शाहजहां और छठा औरंगजेब था। शाहजहां स्थापत्य कला का विकास शाहजहां के शासनकाल में हुआ। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला का निर्माण करवाया था और प्रथम मुगल बादशाह शाहजहां था जो लाल किला में रहा था और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय या जफर था जो लाल किले में रहा था। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया लॉर्ड लेक के नेतृत्व में। उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली थे। शाह आलम द्वितीय उस समय मुगल बादशाह थे। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। पश्चिमी विक्षोभ से प्राप्त होने वाली अल्प वर्षा को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी विक्षोभ से प्राप्त होने वाले अल्प वर्षा को राजस्थान में मावट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी विक्षोभ से प्राप्त होने वाली अल्प वर्षा को राजस्थान में मावट के नाम से जाना जाता है। यूरोप और अफ्रीका महादेश के बीच में जो भाग है उसे भूमध्य सागर कहते हैं। भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति होती है। ये पूरब की ओर जाती है और आगे बढ़ती है तो उत्तर पूर्व में काला सागर और आगे कैस्पियन सागर। पश्चिमी विक्षोभ काला सागर और कैस्पियन सागर दोनों पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी पश्चिमी भाग राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा के क्षेत्र में अल्प वर्षा होती है जिसे मावट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देखेंगे कि भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है। यह एक मूल अधिकार है जो केवल नागरिक को प्राप्त है। यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिक को प्राप्त है। और ऑप्शन नंबर सी कहता है कि यह ना तो मूल अधिकार है न ही विधिक अधिकार और यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। तो हम लोग देखेंगे कि मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में 19 का 1 में 19 के को और आर्टिकल 31 में था, जिस मौलिक अधिकार में था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। वर्तमान में संविधान में 300 क के अंतर्गत ये विधिक अधिकार है। विधिक अधिकार है तो इसका आंसर हो जाएगा यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। 16 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का उद्देश्य था। इसका हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इंग्लैंड में हो रहे ईस्ट इंडिया कंपनी के गतिविधियों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित करना।
भारत में हो रहे ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित करना। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को भारत और इंग्लैंड दोनों स्थानों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित करना। और डी नंबर कहता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को भारत तथा इंग्लैंड दोनों स्थानों पर ब्रिटिश सांसदों का नियंत्रण स्थापित करना। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड नॉर्थ थे। लॉर्ड नॉर्थ थे उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बांगर जलोढ़ मिट्टी खादर जलोढ़ मिट्टी की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। ऑप्शन 2 कहता है कि खादर जलोढ़ मिट्टी बांगर जलोढ़ मिट्टी की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। तो हम देखेंगे मिट्टी। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को 8 भागों में विभाजित किया। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जल के द्वारा बहकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा गंगा जमुना दोआब क्षेत्र में पाई जाती है। यह क्षेत्र यूपी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और बिहार में। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, नई जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को वांगर कहते हैं। और नई जलोढ़ मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। नई जलोढ़ मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी कम उपजाऊ होती है। तो इससे स्पष्टतः हम कह सकते हैं कि खादर जलोढ़ मिट्टी बांगर जलोढ़ मिट्टी की अपेक्षा में अधिक उपजाऊ होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 4 अक्टूबर 1857 ईस्वी में हुआ था। श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म 4 अक्टूबर 1857 ईस्वी को गुजरात के कच्छ जिले में मांडवी में हुआ था और इनका निधन 30 मार्च 1930 जेनेवा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में कहता है कि रिट याचिका एवं जनहित याचिका दोनों ही एक दूसरे के पर्याय हैं, मतलब पर्यायवाची शब्द हैं, मतलब एक ही हैं। 2 में कहता है कि रिट याचिका किसी व्यक्ति या संस्थान के मूल अधिकार के उल्लंघन पर दायर की जाती है, जबकि जनहित याचिका आम जनता के लाभ के लिए दायर की जाती है। 3 में कहता है कि रिट आधिकारिकता की शक्ति न्यायालय को संविधान देता है, जबकि जनहित याचिका पर सुनवाई करना न्यायिक सक्रियता का प्रबलतम उदाहरण है। तो हम लोग देखेंगे रिट और याचिका। तो रिट न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। जब किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तब रिट जारी किया जाता है। रिट या याचिका एक ही होता है। हाईकोर्ट आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट जारी करती है और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत रिट जारी करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, कि रिट याचिका किसी व्यक्ति या संस्थानों के मूल अधिकार के उल्लंघन पर दायर की जाती है, जबकि जनहित याचिका आम जनता के लाभ के लिए दायर की जाती है। ये स्टेटमेंट सही है। और रिट आधिकारिकता की शक्ति न्यायालय को संविधान देता है, जबकि जनहित याचिका पर सुनवाई न्यायिक सक्रियता का प्रबलतम उदाहरण है। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस एक संस्था की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा नहीं किया गया? तो इसमें जितने भी ऑप्शन है सारे संस्था का स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया है। द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन इसका किया गया है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इसका भी किया गया है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का भी किया गया है। समाज समता संघ का भी किया गया है। द ऑल इंडिया इसका स्थापना 1920 में किया गया है और इसका 1930 में। बहिष्कार हितकारिणी सभा का 1924 में। समाज समता संघ का 1927 में।
उत्तरी सह्याद्री में स्थित सोलस वन किस प्रकार के वन का उदाहरण है? उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ज्वारीय वन। तो हम लोग देखेंगे वन के बारे में। भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है। भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, जिसे सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार भारत के 6 भागों में है: महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात। महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसे सह्याद्री कहते हैं। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा सह्याद्री को 2 भागों में विभाजित करता है: उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। भारत के हिंद महासागर से दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति होती है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन पश्चिम घाट में से टकराती है। टकराने के बाद मूसलाधार वर्षा कराती है और औसतन 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। इसीलिए पश्चिमी घाट के अंतर्गत जो भी वन मिलते हैं वो सदा उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग देखेंगे किस संविधान संशोधन के तहत राजधानी दिल्ली एवं कुछ आसपास के इलाकों को मिलाकर एनसीआर जोन बनाया गया। तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा राजधानी दिल्ली एवं कुछ आसपास के इलाकों को मिलाकर एनसीआर जोन बनाया गया। इकसठवां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की आयु को घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 1800 वर्ष किया गया। किस मुस्लिम आर्टिकल 15 क्वेश्चन नंबर 15 किस मुस्लिम नेता ने स्वयं को मसीह माऊद तथा कृष्ण अवतार होने का दावा किया? किस मुस्लिम नेता ने? गुलाम अहमद कदाई ने स्वयं को मसीह माऊद और कृष्ण अवतार होने का दावा किया था। इन्होंने इस्लाम धर्म में सुधार लाने के लिए पंजाब के कदायनी नामक क्षेत्र से अहमदिया आंदोलन चलाया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित डिब्रू साइखोवा किस राज्य में स्थित है? पूरे भारत में जैव मंडल आधारित क्षेत्र की संख्या 18 है। यूनेस्को ने 12 जैव मंडल को यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया है। सबसे बड़ा जैव मंडल आधारित क्षेत्र कच्छ का रण है। यह 12,454 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और सबसे छोटा जैव मंडल आधारित क्षेत्र डिब्रू साइखोवा है, जो लगभग 750 वर्ग किलोमीटर में फैला है और ये असम में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। और सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र कच्छ का रण जो गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्येक निर्णय खुले न्यायालय में ही सुनाया जाएगा, अन्यथा नहीं? ये आर्टिकल 145 में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग 1895 में किया था। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग देखेंगे कि ऑयल जेपर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 में कहता है कि यह एक जीवाणु है जो समुद्री तट पर ऑयल टैंकर से तेल रिसने पर उसके जैव उपचार में सहायक होता है। यह जीवाणु 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के मध्य पूर्ण रूप से क्रियाशील रहता है। ऑयल जेपर एक पाउडर की तरह होता है जिसे तेल के रिसाव वाले परत पर छिड़क दिया जाता है। इसका विकास अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के द्वारा किया गया। इसका आंसर डी नंबर गलत है, बाद बाकी सभी सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। रेवंत देवता का संबंध किस धर्म से संबंधित है? रेवंत देवता का संबंध हिंदू धर्म से संबंधित है। अनुच्छेद 12 संविधान के क्वेश्चन नंबर 21 कहते हैं कि
संविधान के अनुच्छेद 12 में दिए गए राज्य की परिभाषा में निम्न में से कौन एक शामिल नहीं है? अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकार में राज्य को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। भारत की संसद को करता है, राज्य विधानमंडल करता है, वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण को करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि भारत की रियासती राजाओं की परिषद नरेश मंडल का विधिवत उद्घाटन किस वर्ष हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1921 में। भारतीय रियासत के राजाओं की परिषद नरेश मंडल का विधिवत उद्घाटन 1921 में हुआ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि चावल उत्पादन में चीन अमेरिका के बाद भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है कि भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 सही है और ना ही 2। चावल उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है, द्वितीय भारत का है और तीसरा स्थान इंडोनेशिया का है। भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन वेस्ट बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में सालों भर चावल का उत्पादन होता है। इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 सही और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि संविधान संशोधन के तहत संविधान द्वारा घोषित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन किया गया। इनमें से 42वां संविधान संशोधन 1976 ये भी किया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 ये भी किया गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 ये भी किया गया। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त तो सभी सही है। तो हम लोग देखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कुछ अनुच्छेद जोड़े गए। 39 का को, 43 का को और 48 का को, ये सभी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद जोड़े गए थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 38 के भाषा में परिवर्तन किया गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद में 45 में परिवर्तन किया गया था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खासी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। गारो खासी जनजाति मेघालय में रहती है, मेघालय में पाया जाता है। खासी जनजाति मेघालय के साथ साथ असम में भी पाया जाता है। खासी जनजाति ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास पाया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और पूरब की ओर बहती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और असम में बहती है। असम में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अंग्रेजों ने ब्रह्मपुत्र नदी घाटी पर 1824 में अधिकार कर लिया गया और खासी जनजाति का मुखिया तीरथ सिंह था। इन्होंने अंग्रेजों को ब्रह्मपुत्र नदी घाटी से बाहर करने का निर्णय लिया और खासी जनजाति तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासी विद्रोह किया 1827 से 33 तक। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि गंडक परियोजना किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि किस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है? तो धन विधेयक हम देखेंगे। धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है। यह आर्टिकल 109 में है। 109 में यह भी है कि लोकसभा में रखे जाने से पहले सर्वप्रथम राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। तो धन विधेयक नहीं होगा। और संविधान संशोधन विधेयक को संविधान के किसी भी सदन में रखा जा सकता है बिना राष्ट्रपति की अनुमति से। इसका आंसर बी ही होगा। और देखेंगे नए राज्यों का निर्माण एवं सीमा क्षेत्र में परिवर्तन। तो नए राज्यों के निर्माण एवं सीमा क्षेत्र में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत होता है। इसके लिए विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। इसका आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन विधेयक। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना अब्दुल लतीफ़ के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29 में हम लोग देखेंगे कि मत्स्य संसाधनों की खोज हेतु किस स्थान पर केंद्रीय मत्स्य अनुसंधानशाला स्थापित की गई है? मत्स्य संसाधनों की खोज हेतु केंद्रीय मत्स्य अनुसंधानशाला स्थापित की गई है मुंबई में। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर।
श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? पद्मनाभस्वामी मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह हिंदू मंदिर है, भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण मार्तंडवर्मा ने करवाया था। इसका आंसर हो जाएगा केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की कार्यकाल कितना होता है? तो उच्च न्यायालय के विशेष विषय में जानकारी हमें भारतीय के संविधान अनुच्छेद 214 से 229 तक प्राप्त होता है। आर्टिकल 224 के अंतर्गत हाईकोर्ट में अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की कार्यपालिका की जानकारी प्रदान होती है। आर्टिकल 224 कहता है कि अगर किसी राज्य में कार्य का बोझ काफ़ी बढ़ गया तो इस स्थिति में राष्ट्रपति अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, जिसका कार्यकाल 2 वर्ष या 62 वर्ष तक की आयु का होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका तथा तांबे का जित्तल को सर्वप्रथम किस शासक ने आरंभ किया था? इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि वर्ष 1934 में स्थापित गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना कहाँ स्थित है? ये कोलकाता में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बिहार और झारखंड शामिल है। बिहार और झारखंड भारत को 5 क्षेत्रीय परिषद में विभाजित किया गया है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और मध्य क्षेत्रीय परिषद। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली है। इसके अंतर्गत लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा इत्यादि आते हैं। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई है। इसके अंतर्गत कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आता है। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता है, जिसके अंतर्गत बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आता है। इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में है, जिसके अंतर्गत राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा आता है। और मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद है, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आते हैं। और एक होता है पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर शिलोंग है, जिसके अंतर्गत सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इत्यादि आते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रामानंद के विषय में कौन सा सही नहीं है? इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, ये स्टेटमेंट सही है। इन्होंने भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में प्रसारित किया था, ये भी सही है। इन्होंने भगवान राम की जगह विष्णु की भक्ति को पर जोर दिया था, नहीं, विष्णु की जगह भगवान राम की भक्ति पर जोर दिया था, यही स्टेटमेंट गलत है। इन्होंने अपना उपदेश संस्कृत के बजाय हिंदी में दिया था, ये स्टेटमेंट भी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक जनजाति का निवास स्थान राजस्थान में नहीं है? राजस्थान में पाए जाने वाले जनजाति हैं मीना, भील, गरासिया। मीना, भील, गरासिया। तो इसका आंसर हो जाएगा कोरबा जनजाति। एक छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है कोरबा जनजाति। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि किसके शासनकाल में बाबर की अस्थि को इसकी विधवा पत्नी ने आगरा से लाकर काबुल के एक उद्यान में दफन किया? इसका आंसर होगा शेर शाह सूरी की पत्नी ने इसकी अस्थि को आगरा से लाकर काबुल में दफन किया था। निम्नलिखित में से किस ग्रह को लघु सौर तंत्र कहा जाता है? बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह को लघु सौर तंत्र कहा जाता है। आगरा स्थित ताजमहल के निर्माण लगभग कितने समय में पूर्ण हुआ है? 22 वर्ष में पूर्ण हुआ था। शाहजहां और मुमताज़ का निकाह 1612 में हुआ। मुमताज़ की मृत्यु 1631 में। मुमताज़ के निधन के बाद 1631 में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ और जो जाके पूरा हुआ 1653 ईस्वी में। 1653 में तो पूर्ण हुआ था 22 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 41 में देखेंगे
कि संसद के विशेषाधिकार समिति के संबंध में कौन सा सही नहीं है। संसद के विशेषाधिकार समिति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। संसद के दोनों सदनों के लिए अलग अलग विशेषाधिकार समिति होती है, ये स्टेटमेंट सही है। दोनों सदनों के विशेषाधिकार समिति में 15-15 सदस्य होते हैं, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। लोकसभा में 15 होते हैं और राज्यसभा में 10 होते हैं, यह स्टेटमेंट सही नहीं है। इस समिति का मुख्य कार्य सदन के सदस्यों को विशेषाधिकार हनन मामले की जांच करना है, ये कथन सही है। इसका कार्य अर्ध न्यायिक प्रकृति का होता है, ये भी सही है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का प्रधान पीठ स्थित है, आंसर हो जाएगा असम में। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का प्रधान पीठ असम में स्थित है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में की गई थी, जिसका प्रधान पीठ असम में स्थित है। इस न्यायालय में असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की सुनवाई की जाती है। इस न्यायालय में असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की सुनवाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 में हम लोग देखेंगे कि निम्न में से किसकी सिफारिश राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है। ये सभी इसका निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है। तो राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में है, यही इसका आंसर होगा। राष्ट्रीय आपात 352 में है, वित्तीय आपात 360 में है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम क्यों कहा गया। ए में कहता है कि व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण। बी में कहता है कला और साहित्य के क्षेत्र में प्रगति के कारण। सी में कहता है प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्का चलाए जाने के कारण। डी में कहता है सर्वाधिक क्षेत्रों पर शासन स्थापित होने के कारण। तो गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम इसीलिए कहा गया क्योंकि कला और साहित्य के क्षेत्र में प्रगति के कारण, और मंदिर निर्माण कला भी गुप्त काल से ही प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है प्राचीन भारत के अग्रहार शब्द से क्या आशय है। ए वैश्य कृषकों द्वारा बसाया हुआ गांव या भूमि, फूलों की माला, अधिकारियों और सैनिकों को भूमि अनुदान, ब्राह्मणों को अनुदान गांव या भूमि। तो ब्राह्मणों को अनुदत्त गांव या भूमि को अग्रहार कहा गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46 में है कि सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता किसके द्वारा दिया गया। सर जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया। हीरक वलय का संबंध किस ग्रह से है। हीरक वलय का संबंध सूर्य ग्रहण से है। हीरक वलय का संबंध सूर्य ग्रहण से है। क्वेश्चन नंबर 48 में देखेंगे हम लोग किस युग को मत्स्य युग के रूप में जाना जाता है। तो डिवोनियन कल्प को मत्स्य युग के रूप में जाना जाता है। डिवोनियन कल्प को मत्स्य युग के रूप में जाना जाता है। ज्वालामुखी के हुए टुकड़े जो मटर के दाने या अखरोट के बराबर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें लैपिलो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में हम लोग देखेंगे कि प्राचीन रोम की सभ्यता का प्रारंभिक विकास निम्न में से किस एक देश में हुआ है। इसका आंसर यूनान में हो जाएगा। प्राचीन रोम की सभ्यता का प्रारंभिक विकास निम्न में से किस एक देश में हुआ है। यूनान में। आप लोग बताएंगे ये वीडियो कैसा लगा, और आप लोग का सपोर्ट और प्यार रहा तो मैं आगे इसी तरह का वीडियो बनाती रहूँगी। थैंक यू।